आज का हमारा टॉपिक है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या होता है। विनिमय दर, सबसे पहले विनिमय पे हम बात करेंगे। विनिमय का सीधा अर्थ होता है लेन देन। विनिमय दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विनिमय वस्तुओं का लेन देन होता है, वहीं जो अप्रत्यक्ष विनिमय होता है वहां पे हम मुद्रा का लेन देन करते हैं। करेंसी का जो हम लेन देन करते हैं उसको हम अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। विनिमय दर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये चार तरह का होता है। जैसे हमारा जो इसके चार पार्ट्स हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये चार टाइप का हमारा होता है, लेकिन मेनली ये सिर्फ दो ही तरह का एग्जाम में पूछा जाता है और ये दो ही तरह का निकालते हैं। ये दोनों समझने के लिए, जब तक आप इन दोनों को नहीं समझेंगे तब तक आपको नीड और री समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को समझते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पहले तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं तो देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जहाँ पे नॉमिनल शब्द आ जाता है, नॉमिनल का मतलब ही होता है कि हम चालू कीमत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में कीमत चल रही है उसकी बात हो रही है। जब एक करेंसी का किसी दूसरी करेंसी के साथ जिस दर पे लेन देन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पे $1 की कीमत करीबन 70 रुपए है। $1 की कीमत करीबन 70 रुपए है, मतलब $1 किस दर पर एक्सचेंज हो रहा है, $1 के बदले हमें 70 रुपए किस दर पर मिल रहे हैं, उसे हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ साफ है, यहाँ पे अगर हम डॉलर हटा के हम यहाँ पे लिख दें कि एक आइसक्रीम, एक आइसक्रीम हमें 70 रुपए की मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70 रुपए देने पर हमें एक आइसक्रीम मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब $1 है तो इसका मतलब है कि $1 देने पर ही हमें 70 रुपए मिल रहे हैं और वही हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब हम देखेंगे रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट को हम कैसे निकालते हैं, तो देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तो हम करेंसी का विनिमय देखते हैं कि करेंसी का विनिमय किस दर पर हो रहा है, ये किस में देखते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में। जब बात आ जाती है रियल एक्सचेंज रेट की, मतलब वास्तविक विनिमय दर, वास्तविक विनिमय दर में हम करेंसी का नहीं वस्तुओं का लेन देन देखते हैं कि वस्तुओं का जो लेन देन है वो किस दर पे है। तो हमने कहा, अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा कि एक आइसक्रीम है, ठीक है, एक आइसक्रीम है जिसका प्राइस अमेरिका में करीबन $5 है और इसी का प्राइस इंडिया में करीबन 80 रुपए है। ठीक, तो अब ये क्या बताया जा सकता है ऐसे ही कि ये जो आइसक्रीम है ये इंडिया में ज्यादा महंगी है या अमेरिका में ज्यादा महंगी है, इसको ऐसे बताया जा सकता है। अगर हम कह दें कि ये आइसक्रीम अमेरिका में ज्यादा महंगी है, तो क्या ये सच है? ये जरूरी नहीं है कि ये सच हो। जो हमने अभी कहा कि ये जो आइसक्रीम है ये अमेरिका में ज्यादा महंगी है, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे कितनी इसका रेट है। क्या पता कि $1 की कीमत जो है वो करीबन 50 रुपए हो। अगर $1 की कीमत 50 रुपए है
तो $5 की कीमत कितनी हो गई? 250 रुपए। तो ये अमेरिका में महंगी हो गई। अगर $1 की कीमत 10 रुपए है, अगर $1 की कीमत 10 रुपए है तो $5 की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपए। तो अब इंडिया का जो रेट है, इंडिया के जो रुपए हैं वो बड़े हो गए, मतलब आइसक्रीम का जो इंडिया में जो रेट है वो ज्यादा हो गया। तो ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि $1 की कीमत कितनी है। जब हमें $1 की कीमत पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इंडिया में ये महंगी है या ये अमेरिका में महंगी है। तो हमने कहा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट को, अगर हमने अभी बताया था नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, हमने कहा कि $1 की कीमत करीबन 40 रुपए है। ठीक है। अब रेट का फॉर्मूला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई फॉरेन करेंसी अपॉन डोमेस्टिक करेंसी, मतलब घरेलू मुद्रा। ठीक। हमने इसमें पुट करी वैल्यूज। नीर हमारा है 40 मल्टीप्लाई, सॉरी नीर, हाँ नीर हमारा है 40, नीर यहाँ पे हम लिख देते हैं 80। ठीक है, 40 न लिख के हम इसको 80 कर देते हैं। ये हमारा है 80 इंटू फॉरेन करेंसी हमारी कितनी है? $5 अपॉन जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो कितनी है? 80 रुपए। ठीक है, ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, हमारा कितना आया? 5। जो हमारा रीर आया ये हमारा कितना आया? 5। रीर बराबर कितना आया? 5, है ना। अब ये जो रीर हमारा 5 आया ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये जो 5 हमें दिया हुआ है, रीर इक्वल्स टू 5 आया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में 80 रुपए की है उसकी 5 गुना, उसकी 5 गुना वो कहाँ पे है? अमेरिकी मार्केट में। मतलब कि अगर कोई चीज अमेरिका में 80 रुपए की है तो अमेरिका में $5 की मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का जो प्राइस है वो इंडिया में जितना है उसका 5 गुना अधिक वो कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। तो ये रील 5 आने का मतलब यही है कि रियल एक्सचेंज रेट की 5 गुना अधिक हमें देना पड़ेगा अमेरिका में उसी चीज को परचेज करने के लिए, जो इंडिया में हम किसी भी 80 रुपए में मान लो, किसी भी रुपए में अगर मान लो तो वो तो अपने ऊपर है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज हमें इंडिया में जितने भी रुपए की मिल रही हो, अगर वही चीज हमें अमेरिका में खरीदनी है तो उसके लिए हमें 5 गुना अधिक पे करना पड़ेगा। जब हम 5 गुना अधिक पे कर देंगे तो वो चीज हमें मिलेगी अमेरिका में। तो रील से हमें यही पता चलता है कि इंडिया में उसकी प्राइस ज्यादा है किसी भी चीज की, या दूसरे कंट्री में उसकी प्राइस ज्यादा है किसी भी कंट्री की। अब हम पढ़ेंगे, अब इन दोनों को हमें समझ में आ गया कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर और रीर। अब ये समझने में हमें आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या होता है? सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा कई प्रमुख विदेशी मुद्राओं के साथ, देखो विदेशी मुद्राओं के समूह के साथ विनिमय करती है। माना हमारा जो रुपया है वो अलग अलग देशों के साथ, अमेरिका की मुद्रा के साथ, डॉलर के साथ, ऐसे ही यूरो के साथ, या फिर हम बोल दें पौंड के साथ, ये जो विनिमय होता रहता है
अलग अलग देशों की मुद्राओं के साथ जो विनिमय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं। वो किस में आता है, नीर में आता है। तो इसको अच्छे से और समझते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो हमारी देश की, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का जो अलग अलग देशों की करेंसी है उनके साथ जो विनिमय होता है वो किस में आता है, नीर में आता है। नीर में एक कंट्री के साथ विनिमय नहीं होता, नीर में एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ विनिमय होता है। तो जैसे हमने कहा कि अमेरिका के साथ डॉलर में जो ट्रेड होता है वो करीबन 60% होता है, और जो हमारा पाउंड है, पाउंड में करीबन 40% होता है। ठीक है, अब ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि अमेरिका का $1 भारत के कितने रुपए के बराबर है। ये हमें जब पता होगा तभी तो हम इस ट्रेड को कर पाएंगे ना। तो हमने कहा कि $1 बराबर मान लिया 70 रुपए, और वही एक पौंड बराबर हमने माना 50 रुपए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है नीर का, नीर इक्वल्स टू होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट डॉलर इनटू, देखो अभी हमने लिखा नॉमिनल एक्सचेंज रेट डॉलर, मतलब ये, ठीक है, ये भी नीर है और ये भी नीर है, क्योंकि हमें पता है कि किसी एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ विनिमय किस दर पर हो रहा है, तो ये हमें इसी से तो पता चल रहा है। तो ये भी नीर है और ये भी नीर है ना। नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये भी है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये भी है। और यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कितना वेट है, वो 60% रेट चल रहा है। तो वेट हमें कहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे। तो हमने कहा कि यूएस का वेट, ठीक है, प्लस जो नीर है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है कहाँ का, ब्रिटेन का, ठीक, इनटू ब्रिटेन का वेट। ठीक है, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी। जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है डॉलर में वो कितना है 70 रुपी, इनटू, और वेट कितना है 60% है इसलिए 100 लग गया। ऐसे ही इसका जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है पौंड का ब्रिटेन में वो कितना है, करीबन 50 रुपए, इनटू, और जो वेट है वो कितना है 40%, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा करीबन 62 क्या आ जाएगा, 62 रुपी। ठीक है, तो ये हमारा 62 क्या आ गया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा 62 आ गया। मतलब ये एवरेज वैल्यू है जिसपे अब हम ट्रेड करेंगे कंट्रीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ, जो हम करेंसी में, क्योंकि शब्द आ गया नॉमिनल, और नॉमिनल का मतलब है कि करेंसी में ट्रेड होगा। नॉमिनल का मतलब ही है करेंसी में ट्रेड होगा। और जब शब्द आ जाता है रियल, रियल का मतलब होता है कि हमारा गुड्स में ट्रेड होगा, वस्तुओं में ट्रेड होगा। तो यहाँ पे नीर है, इसका मतलब है कि जो करेंसी में हमारा ट्रेड होगा वो एवरेज हमारा निकल के आया 62 रुपीज, 62 रुपीज जो हमारा निकल के आया। इसका मतलब सीधे तौर पे यही है कि अब हमें जो भी हमें ट्रेड करना है वो 62 रुपए का हमारा एवरेज निकल के आया है कि किसी भी चीज में, एक वस्तु में ट्रेड हमें करना है तो वो 62 रुपए एवरेज निकल के आया है। तो ये तो हमारा हो गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब हम बात करेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो हमारा
अभी तक हमने नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में देखा हमने करेंसी, उसमें करेंसी से ट्रेड होता है, इसमें वस्तुओं का ट्रेड होता है। फॉर्मूला सेम ही लगता है, रीड और दोनों में ही लगभग फॉर्मूला सेम होता है। इसमें भी हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसका हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालते हैं, मल्टीप्लाई उस कंट्री का हम वेट निकालते हैं, फिर प्लस जो नेक्स्ट कंट्री है उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू उसका वेट, नेक्स्ट कंट्री जो है उसका, लेकिन इसमें वस्तुओं का देखा जाता है, इसमें करेंसी का नहीं देखा जाता है, इसमें वस्तुओं का देखा जाता है। फॉर्मूला सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। अगर अभी के आंकड़ों की बात करें तो करीबन 40 कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे भारत का ट्रेड चलता है, भारत का विनिमय चलता है, लेन देन चलता है। पहले ये संख्या 36 थी, लेकिन अब इसको 40 कर दिया गया है। अब करीबन 40 कंट्रियों के साथ भारत का जो हमारा ट्रेड है वो चलता है। अब हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें ये क्या कह रहा है, वास्तविक विनिमय दर विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू मुद्रा की राशि को बताता है। तो ये घरेलू मुद्रा की राशि को बताता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जहां पे नीर और रीढ़ के बारे में पूछ रहा है सिर्फ। क्वेश्चन कह रहा है नीर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कि किसी भी करेंसी की क्रय शक्ति बढ़ना, करेंसी का मजबूत हो जाना। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा, रियल एक्सचेंज रेट बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू, यहाँ पे फॉरेन करेंसी को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने यहाँ पे नीर को लिखा क्योंकि हमें नीर की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीर में वृद्धि। अब माना नीर में वृद्धि हुई तो जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट जो है, देखो नीर में वृद्धि, अब नीर में वृद्धि कब होगी, नीर भी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को ही बताता है। तो अगर नीर में वृद्धि होने की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी या तो जो फॉरेन करेंसी है और जो उसका वेटेज है या तो वो बढ़ जाए, या तो वो बढ़ जाए, और अगर वो नहीं बढ़ता है तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाए। मतलब अगर वो 60 रुपए है यहाँ पे तो वो 30 रुपए या 35 रुपए हो जाए। और अगर ये गिरती है, इसका मतलब ये है अगर कोई चीज 60 से 30 में आ जाती है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है ना। अगर हम नीर को इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई करें, इस फॉर्मूले में पुट करें, तो हम देख रहे हैं कि नीर जब बढ़ रहा है तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाए, अगर ये वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो डोमेस्टिक करेंसी कम हो जाए, डोमेस्टिक करेंसी कम हो जाए। एक्सचेंज रेट कब ज्यादा, अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ पे लिखा है 30, ठीक है, इसको हमने कैंसिल करा तो ये हमें कितना मिला, 2। हमें ये वाली वैल्यू कितनी मिली, 2, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 60 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 10, अब हमने जो हमारा, देखो जो नॉमिनेटर था हमारा, जो अंश था उसे हमने कुछ नहीं किया, जो डिनोमिनेटर में संख्या थी उसे हमने कम कर दिया। पहले 30 थी, अब हमने 10 कर दिया, उसको हमने कम कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट आया वो ज्यादा आया पहले से। पहले हमारा एक्सचेंज रेट 2 रुपए आया था और अब कितना आया, 6 रुपए आया। तो वो क्यों हुआ, हमने जो हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, उसको हमने कम करा। तो डोमेस्टिक करेंसी को या तो हम कम कर दें,
और जैसे ही हम डोमेस्टिक करेंसी को कम करेंगे, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन कम होएगी तो क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि नीर में वृद्धि, नीर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। तो जब नीर में वृद्धि, नीर में वृद्धि, रुपए में मूल्य वृद्धि, रुपए में मूल्य मतलब रुपए जब यहाँ की वैल्यू को हम कम करेंगे तभी तो नीर में वृद्धि हमें ज्यादा देखने को मिली। तो यहाँ की वैल्यू को हमने कम करा तो क्रय शक्ति बढ़ी, मूल्य वृद्धि हुई रुपए की, और यही क्वेश्चन कह रहा है। इसलिए जो हमारा पहला है आंसर वो सही हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रीढ़ में वृद्धि, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। अब ये बताओ रीढ़ में वृद्धि का क्या मतलब है। रीढ़ में वृद्धि कब होगी, जब हमारी निर्यात जो है वो ज्यादा होगी और हमारी आयात कम होगी, तभी तो रीढ़ में वृद्धि होगी, है ना। तो रीढ़ में वृद्धि कब होगी, जब हमारी निर्यात ज्यादा होगी और हमारी आयात कम होगी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में या व्यापार में आयात का कम होना और निर्यात का ज्यादा होना, ये एक असंतुलित स्थिति होती है। ठीक है, ये एक प्रतिकूल स्थिति होती है जब आयात कम होता है और निर्यात ज्यादा होता है। तो वो प्रतिस्पर्धी कैसे हो जाएगा। अभी कह रहा है रीढ़ में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है या उसमें सुधार करता है। तो अभी हमने एक बात कही कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है या फिर हमारा जो व्यापार होता है, व्यापार में अगर आयात कम हो रहा है और निर्यात ज्यादा हो रहा है तो वो प्रतिकूल स्थिति होती है। और रीढ़ में वृद्धि कब होगी, जब निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा, मतलब प्रतिकूल स्थिति होना। और प्रतिकूल स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मकता कैसे सुधार हो पाएगा, उसमें तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये थर्ड वाला वो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न करती है। देखो एक तरफ तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन, दोनों ही कंट्रीज में इन्फ्लेशन को बता रहा है, और दूसरा ये नीर और रीढ़ का कंपेयर कर रहा है। अगर हम नीर की बात करें और हम रीढ़ की बात करें, नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की जब बात होती है तो इसका मतलब होता है जो ट्रेड हो रही है वो करेंसी में हो रही है ना। ट्रेड हमारी करेंसी में हो रही है। इन्फ्लेशन इसमें देखो ये तो चालू कीमतों पे ही है, तो इन्फ्लेशन का तो कोई रोल ही नहीं है ना। इन्फ्लेशन चाहे कैसे भी हो उस समय इन्फ्लेशन से मैटर ही नहीं करता क्योंकि चालू कीमतों पे है ये वास्तविक कीमतों पे होती है। और वास्तविक कीमतों पे होने का मतलब ये है कि ये बैलेंस्ड है पहले से ही, है ना। जैसे हम वास्तविक वर्ष मान लेते हैं ना, कि हमने किसी भी वर्ष को वास्तविक वर्ष मान लिया क्योंकि वो बैलेंस्ड है, और उस वास्तविक वर्ष को ही देखते हुए हम जो आने वाले समय में इन्फ्लेशन होगी या इन्फ्लेशन नहीं होगी हम इसको आकलित करते हैं। तो यहाँ पे जो रीढ़ है ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। अब एक तरफ बिल्कुल बैलेंस्ड चीज रख दी, एक तरफ बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड चीज रख दी, और उसके बाद कह रहे हैं कि इनके बीच वर्धमान अपसरण होगा क्या। जब आप अलग अलग नेचर के दो लोगों को साथ में रख दोगे तो उनके बीच डिस्टेंस क्रिएट होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे एक तरफ तो रियल है और एक तरफ नॉमिनल है, तो इन दोनों के बीच वर्धमान अपसरण होना एक साधारण सी बात है, क्योंकि दोनों में मुद्रास्फीति बता रहा है, जबकि रीढ़ में मुद्रास्फीति होती ही नहीं है। वो तो एक वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, और वास्तविक मतलब वो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो जो चीज पहले से बैलेंस्ड है उसमें इन्फ्लेशन काउंट करना तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये सही हो जाता है कि हाँ उन दोनों के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न हो जाता है।
ये हम बोल दें इन दोनों के बीच में डेप्रिसिएशन उत्पन्न हो जाता है, दूरी आ जाती है, तो इसीलिए तीसरा सही हो जाता है। और ये हमारा जो पहला और तीसरा ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाता है। तो आज हमने अपना कंप्लीट किया है। विनिमय दर क्या होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।